हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक था या लेसन का जो यूनिट का जो नेम था, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी यूनिट चल रही थी फर्स्ट। और फर्स्ट यूनिट में अपन डिस्कस कर रहे थे पार्ट सेकंड का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें अपन बहुत सारे जो शब्दावली है उनको डिफाइन कर चुके हैं। और आज जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट अपने पढ़ लिया था। समग्र स्थायित्व स्थिरांक लास्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस किया था। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, अस्थायित्व स्थिरांक। अस्थायित्व स्थिरांक, अस्थायित्व जो स्थिरांक होता है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको बोला जाता है अस्थायित्व स्थिरांक। कभी कभी क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बताने के लिए वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट या अस्थायित्व स्थिरांक शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। स्थायित्व स्थिरांक का प्रयोग करने के साथ में ये जो अस्थायित्व या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या यूँ कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या फिर इनके व्युत्क्रम होते हैं, तो उसको बोला जाता है अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। इसको और क्या नाम से बोलते हैं, वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। और डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है वही आपका क्या है, अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है। जो ये अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी संकुलों का स्थायित्व बताने के लिए कभी कभी संकुलों के स्थायित्व बताने के लिए वियोजन डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक या अस्थायित्व स्थिरांक अस्थायित्व स्थिरांक का क्या करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। अस्थायित्व स्थिरांक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है ये वाला वियोजन या अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्थायित्व स्थिरांक का व्युत्क्रम ही स्थायित्व स्थिरांक का व्युत्क्रम ही, तो व्युत्क्रम क्या हो गया 1/k या बीटा है 1, इसको बोला जाता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 को बोला जाता है, या फिर K या फिर बीटा n या बीटा 1 या बीटा n। इसके क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, को स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं, को अस्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है, को अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, ये डिसोसिएशन होता है इसके अंदर Mn प्लस प्लस Nr के अंदर, ये डिसोसिएशन हो गया, कुल मिला के इसका वियोजन हो गया, या वियोजन या अस्थायी होने के बाद ये टूट जाता है। इस समीकरण के लिए इसे समीकरण के लिए जैसे Ki या बीटा i निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको मेटल कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय मेटल आला, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन के लिए ये सामने जो स्थापित हुआ है उसके लिए ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो, या इसकी किसके बराबर होती है ये 1/βn या K के बराबर होती है ये वाली इक्वेशन। यहाँ Ki जो होता है या बीटा i क्या होता है स्थायित्व स्थिरांक जो होगा आपके K डिवाइड बाय बीटा n, उसमें Ki क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्या है ये Ki अस्थायित्व या वियोजन स्थिरांक। तो बीटा n या K जो है स्थायित्व स्थिरांक है, और बीटा i या Ki क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। अब देखो स्थायित्व स्थिरांक जो होता है बीटा n या K का उच्च मान संकुल के स्थायित्व को बताता है, बीटा n या K। इसकी वैल्यू यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा आ जाती है या संकुल के लिए इसकी वैल्यू उच्च होती है, तो उच्च होने के साथ साथ वो संकुल भी क्या हो जाता है मोर स्टेबल हो जाता है। वहीं अस्थायित्व स्थिरांक का उच्च मान किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करता है संकुल को उच्च मान अस्थायित्व को दर्शाता है। जैसे मान लो कि इसके लिए वैल्यू ज़्यादा आए तो वो कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है, और यदि बीटा n की वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो बीटा n की वैल्यू है वो ये डिसाइड करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है, या फिर बीटा i और Ki भी ये डिसाइड करता है भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्थायी है, और स्थायी है तो उसके पीछे रीजन क्या है। आगे जो है इसके अंदर देखते हैं आगे, तो बीटा n या K इसकी वैल्यू ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और
बीटा आई या के आई की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कम हो। ये फ़र्क है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है बीटा आई किसके, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो स्टेबिलिटी है किस तरीके से डिसाइड करेंगे उसके अंदर कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। एक एग्जांपल लेते हैं AgNO3 वाला, NH3 ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस तरीके से डिसोसिएशन होगा, AgNH3 डिसोसिएशन, जैसे मान लो कि Ag बाहर निकल जाएगा या 2NH3 बाहर निकल जाएगा, तो Ag प्लस 2NH3 ये कॉम्प्लेक्स इसमें टूट जाता है। इसके लिए Ki की वैल्यू कितनी है, Ki क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए क्या है 6.2 × 10⁸, ये इसके लिए डिसोसिएशन की वैल्यू है Ki के लिए। इसी कॉम्प्लेक्स के जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है CD वाला, CdNH3 सेम कॉम्प्लेक्स है, मेटल डिफरेंट है इसमें ये वाला। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि जो डिसोसिएशन होगा ये कॉम्प्लेक्स का, तो Cd2++ 2NH3 इसके लिए Ki की वैल्यू कितनी है, इसके लिए Ki की वैल्यू 2.5 × 10⁷ है Ki की वैल्यू। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके लिए Ki की वैल्यू ज़्यादा है, और जिसके लिए भी Ki की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, अस्थायी। और जिसके लिए K की वैल्यू या बीटा N की वैल्यू ज़्यादा हो वो कॉम्प्लेक्स क्या कैसा व्यवहार करता है, स्थायी व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें Ki का मान निम्न उनके स्थायित्व को दर्शाता है, या यूँ कह सकते हैं कि उक्त संकुलों में के वियोजन के बाद Ki के वैल्यू या मान से संकुलों का स्थायित्व बता सकते हैं या बताया जा सकता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एनी कॉम्प्लेक्स, जिसमें भी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो संकुल अस्थायी होता है, जिसमें भी अनस्टेबिलिटी की वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक क्वेश्चन आता है इससे जो टॉपिक है इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है वो देखते हैं। एक न्यूमेरिकल समग्र ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्थायित्व स्थिरांक, पदवार स्थायित्व स्थिरांक, इसमें से आपको वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कि इसके लिए समग्र स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चन है एक कि जैसे AgNO3 संकुल के लिए AgNO3 का ट्वाइस संकुल के लिए पदवार स्थायित्व स्थिरांक का मान क्रमशः 7.7 × 10⁻³ तथा 2.1 × 10⁻³ अब ये जो है इसके लिए आपको क्या संकुल के लिए समग्र स्थायित्व स्थिरांक के मान की गणना करनी है आपको। तो संकुल के लिए समग्र
स्थायित्व समग्र स्थायित्व स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है जैसे AgNO3 का ट्वाइस प्लस में कोई कॉम्प्लेक्स संकुल के लिए पदवार स्थायित्व स्थिरांक का मान क्रमशः दे दिया गया है आपको, और उसमें आपको संकुल के लिए आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की क्या करनी है, गणना करनी है। तो संकुल का निर्माण कैसे हुआ होगा? संकुल का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या है आंसर है। अब पदवार स्थायित्व स्थिरांक में संकुल के लिए K1 और K2 निकालना है। K1 दे रखा आपको, K2 भी दे रखा आपको, तो कैसे ये बना है कॉम्प्लेक्स, इसको आपको देखना। जैसे कोई मेटल है Ag प्लस NH3, इसके संपर्क में आकर इसने किसका कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है? AgNH3 बनाया है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये बनाया है। इसको बोला K1 और इस K1 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये AgNH3 ये कॉम्प्लेक्स वापस आगे जाकर NH3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? AgNH3 इसके लिए आपको गिवन वैल्यू है K2, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है इसने। तो ये जो K1 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि 7.7 इंटू 10 की पावर 3 और इसके 2.1 इंटू 10 की पावर 3, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। अब समग्र स्थायित्व स्थिरांक जो होता है वो आपको पता है कि क्या होता है? β2 लिखा था पिछले इक्वेशन में, β1 और β2 इसी के लिए समग्र स्थायित्व कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और β1 और β2 इसके लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया। तो β2 क्या हो गया? β2 इक्वल किसके हो गया कि β2 को देखा जाए, β2 इक्वल टू K1 डॉट K2। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को आप रखोगे तो इसकी क्या आ जाएगी? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो बनता है इसके अंदर। तो आप इसको मल्टीपल करोगे इसको, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर 7 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो रख दो इसकी वैल्यू K1 और इसकी, तो K1 है 7.7 इंटू 10 की पावर 3 और 2.1 इंटू 10 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर 7 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो आप K1 निकाल सकते हैं, और यदि ये दे रखा है तो आप β1 या β2 निकाल सकते हो। तो इसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो वैल्यू है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको देख लो एक बार। पहले मैंने ये लिया कि संकुल के लिए पदवार स्थायित्व स्थिरांक की वैल्यू इतनी है। पदवार स्थायित्व स्थिरांक के लिए K1 लिखा था मैंने और K2 यूज़ किया था। समग्र स्थायित्व के लिए मैंने β1 और β2 यूज़ किया था। अब इसमें मेरे को क्या है कि β2 निकालना है, तो β2 के लिए क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल हो जाएंगे K1 और K2। K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है, ये गुणांक में है यहाँ पर। गुणा करने के बाद इन दोनों को साइड में करके जोड़ लो और बाकी को काट पीट के कितना जाएगा? 1.6 से 10 की पावर 7। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर टेट्राइमिन कॉपर (2+) ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। संकुल आयन के
बीटा 4 संकुल आयन के बीटा 4 का मान 2.1 इंटू 10 की पावर 8 2.1 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 30 ले लो है। कोई कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया है? टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन, जिसके लिए इस संकुल के समग्र वियोजन स्थिरांक के मान की गणना करनी है। बीटा 4 दे रखा है 2.1 इंटू 10 की पावर 13। इस संकुल के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्थिरांक की गणना कीजिए। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड संकुल आयन के बीटा 4 का मान 2.1 इंटू 10 की पावर 13 है। इस संकुल के समग्र वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट समग्र वियोजन स्थिरांक के मान की गणना करनी। अब समग्र वियोजन स्थिरांक की गणना के लिए आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो किसके इन्वर्सली चलता है? बीटा एन के। बीटा एन के चलता है तो उनका एन की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी? 4। तो रख दो इधर 1/2.1 इंटू 10 की पावर 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 21 इंटू 10 इनवर्स 13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.46 समथिंग आएगा, 0.46 या 0.476 ऐसे आएगा 76। और वैल्यू जो आपके दे रखा पावर में वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब मुझे फुल वैल्यू चाहिए तो 4.76 इंटू 10 की पावर 40। इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इन्वर्सली में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकलों को आपको क्या करना है? समग्र वियोजन स्थिरांक तो उसका डायरेक्टिव फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के आधार पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये किसके होता है? ये मतलब कि व्युत्क्रम होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन है? के। या समग्र स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। आज की क्लास में बस इतना कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।